नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सप्ता शर्मा। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। बागेश्वर विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। जब पार्वती दास ने नामांकन पत्र दाखिल किया उस समय तो सीएम धामी मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव के लिए मतदान भले ही 5 सितंबर को होगा, लेकिन जनता की इस अपार भीड़ ने फैसला आज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बीजेपी की प्रत्याशी पार्वती दास को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास के द्वारा कार्य किए गए हमेशा याद रहेंगे। उनके द्वारा ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। वो हमेशा बागेश्वर की समस्याओं को लेकर चिंतित रहते थे। हमेशा सड़कों की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की समस्याएं हो या स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो, उसकी चिंता वो करते रहते थे। उन्होंने कहा कि चंदन की पार्वती को जिताने के लिए बागेश्वर की जनता से वह अपील कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें अपार सहयोग करते हुए जनता भारी मतों से विजयी बनाए। जिस प्रकार से लोगों का हुजूम है, लोगों के उनके प्रति एक प्रेम है, अपनी श्रद्धांजलि लोग इस रूप में देना चाहते हैं कि जो उनके सपने इस क्षेत्र को लेकर थे, जो अनेकों विकास के कार्य उन्होंने इस क्षेत्र में किए थे, वो हमारी भी जिम्मेदारी है। हम सब लोग उसको आगे बढ़ाएं, उनको पूरा करेंगे। और पार्वती जी को, उनकी धर्मपत्नी, उनको पार्टी ने यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की महान जनता एक बड़ा समर्थन देकर, रिकॉर्ड यहाँ से वोट देकर सेवा का अवसर प्रदान करेंगी। और आदर्श बागेश्वर बनाने के लिए, उत्तराखंड को श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने के लिए जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा को बागेश्वर की ये पुण्य भूमि, बागेश्वर के महान लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये सब जनता का विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। निश्चित रूप से देखिए, हर रिकॉर्ड टूटने के लिए होता है, और यहाँ भी जिस प्रकार का आज लोगों का उत्साह है, लोगों का समर्थन है, आशीर्वाद है, इसमें कोई वो नहीं है कि यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। 40 सदस्यीय स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम है। सांसद, मंत्री और वरिष्ठ नेताओं को सूची में शामिल किया गया है। स्टार प्रचारकों की सूची में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल है। तीरथ सिंह रावत, विजय बहुगुणा, निशंक का नाम भी इसमें शामिल है। प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। स्टार प्रचारकों की सूची को जारी कर दिया गया है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी ने पर्चा भरा है। बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास ने नामांकन किया। बागेश्वर उपचुनाव के लिए पार्वती दास ने पर्चा भरा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जिले के प्रभारी मंत्री मौजूद इस दौरान रहे। बागेश्वर उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। आज बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने कलेक्ट्रेट में जाकर नामांकन दाखिल कर दिया है। पार्वती दास के नामांकन के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पार्टी के बागेश्वर जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा मौजूद थे। पार्वती दास के नामांकन में उनके प्रस्तावक पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सुबोध शाह और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट इसके साथ मौजूद रहे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सौरभ बहुगुणा ने इस दौरान जीत का दावा किया। बागेश्वर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पार्वती दास ने नामांकन दाखिल कर दिया है। पार्वती दास ने न्यूज़ वन इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन से खास बातचीत में कहा कि उनके पति द्वारा किए गए कामकाज को आगे बढ़ाएंगी। साथ ही ऐसे काम जो रह गए थे उनको भी पूरा किया जाएगा। न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करते हुए पार्वती दास भावुक भी हो गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। बागेश्वर उपचुनाव के लिए राजनीतिक तैयारियां तो पूर्ण हो ही चुकी थी और आज से चुनावी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। नॉमिनेशन हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्वती दास जी प्रत्याशी हैं, जो कि चंदन रामदास जी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, जिनकी मृत्यु हो गई, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। हमारे साथ पार्वती दास जी से बातचीत करते हैं। पार्वती दास जी, आप अपने पति की विरासत को आगे बढ़ाने जा रही हैं।
कैसे देखती हैं इन चुनावों को? हालांकि उनके लगातार चुनाव में आप उनके साथ सारथी की तरह रहीं, पर सीधे तौर पर प्रत्याशी के रूप में आप पहली बार मैदान में। हाँ, उन्होंने अपने कार्यकाल में सारे विकास कार्य कर रखे हैं और जो कार्य अभी स्थगित हो रहे थे उन कार्यों पर हम क्षेत्र में जाएंगे और जनता के बीच रखेंगे, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। उपचुनाव को लेकर सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि रूलिंग पार्टी ही जीतती है। क्या आपको लगता है चुनाव इतना आसान है या कठिन है? खैर, हमारा संगठन, हमारी क्षेत्रीय जनता और वो सहयोग करेगी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जितने भी हैं सब इस चुनाव को आसानी से जीत लेंगे। कांग्रेस बसंत कुमार जी को लेकर आई है, जिन्होंने आप पार्टी में बागेश्वर से अच्छे वोट लिए थे। क्या आपको लगता है वो कोई चुनौती है या नहीं? वो तो बार बार पार्टी बदलने में रहते हैं, आज बसपा में, कल सपा में, आज आम आदमी पार्टी, आज कांग्रेस में चले गए। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो हमसे आगे बढ़ेंगे। हमारी पार्टी इतनी मजबूत है कि कोई हमसे आगे नहीं जा सकेगा। पार्वती जी, चंदन जी आपसे वैसे सामान्य दिनों में जब मिलते होंगे चर्चा भी करते होंगे, बागेश्वर का लेकर उनके दिल में एक प्लान होगा, वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी वो बातें हैं जो भी आपको याद हों, जिन पर काम करना रह गया है और आगे काम करने की ज़रूरत है? वो अपने क्षेत्र के लिए यहाँ एक भव्य जो हमारा मंदिर है और उसका सौंदर्यीकरण भी उन्होंने किया, अभी और सौंदर्यीकरण करना है बागेश्वर का। जो वो हमेशा अपनी क्षेत्र की जनता के साथ रहे हैं और यहाँ के विकास कार्य करने में उनका योगदान काफ़ी रहा है और वो हमेशा यही चाहते थे कि मैं अपनी बागेश्वर को एक अच्छे उसमें ले जाऊं। सौंदर्यीकरण इसका अभी काफ़ी बाकी है और विकास कार्य बाकी है, तो उनके सपने काफ़ी थे, पर ईश्वर ने इस बीच हमें इतनी बड़ी क्षति कर दी हमारी, जो हम काफ़ी सपने थे उनके, अब जिनको हमने पूरा करना है। विकास बहुत ज़्यादा किया है उन्होंने, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, और अभी जो क्षेत्र के खेल स्टेडियम है और सभी हैं अभी लंबित पड़े हैं, तो उनको तुरंत उस पर कार्रवाई होगी अभी। और यही सोच के हम जनता के बीच में भी जाएंगे और मुद्दे भी सुनेंगे लोगों के, जिन पर कार्य करना होगा। पार्वती दास जी थी जो थोड़ा सा भावुक भी हो गई चंद्र राम दास जी का जिक्र आते हुए, लेकिन जो उनके पति के, माफ कीजिएगा, जो सपने थे उनको वो आगे बढ़ाएंगी। दूसरा, क्षेत्र में लोगों के साथ संपर्क करके जो विकास का प्लान बागेश्वर का अधूरा रह गया था उसको आगे बढ़ाएंगी और कोशिश उनकी ये होगी कि जो चंदन रामदास जी के अधूरे रह गए या छूटे रह गए कार्य थे उनको आगे बढ़ा सकें। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, बागेश्वर। चलिए इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बनाएगी महेंद्र भट्ट का कहना है कि बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस की होगी जमानत जब्त। महेंद्र भट्ट ने न्यूज़ 1 इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन से खास बातचीत की है। के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। भट्ट जी, चंपावत उपचुनाव के बाद बागेश्वर दूसरा उपचुनाव है, इसे कैसे आप देखते हैं और क्या रणनीति है पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए तैयार रहती है और चंद्र रामदास जी का इस क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव है। आज जो माहौल दिखाई दे रहा है, जितनी बड़ी संख्या में गांव-गांव से जनता उमड़ कर आ रही है, मैं कह सकता हूं विश्वासपूर्वक कि हम लोग ये प्रचंड बहुमत से इस सीट को हम जीतने वाले हैं। आज नामांकन है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस अवसर पर रहने वाले हैं, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बोगड़ा जी हमारे बीच में आ चुके हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सबको इस चुनाव की दिशा हम लोगों ने काम सौंपे हैं और कल से लगातार हम लोग सभी बूथों पर जाकर और अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह भरने का काम करेंगे और बड़ी संख्या में पिछली बार से अच्छे मत से चुनाव जीता जाए, इसके लिए हम रणनीति बनाएंगे।
अध्यक्ष जी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बसंत कुमार को लाई है, जिन्होंने अच्छे वोट हासिल किए। आप इसे चुनौती के रूप में देखते हैं या लगता है कि चुनाव एक तरफा नहीं है? नहीं नहीं, कोई चुनौती नहीं है। और कांग्रेस जब प्रत्याशी विहीन हो गई तो अपने ही सहयोगी दल, जिसको कह रहे हैं कि हमारा सहयोगी दल के रूप में आम आदमी पार्टी है, तो सहयोगी दलों से लोगों को तोड़ने का काम हुआ है। आधा काम तो आम आदमी कर देगी उनका पूरा, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कोई घबराती नहीं है। हमारा अपना जनाधार है, हमारे अपने कार्यकर्ता, हम हर बूथ पर मजबूती के साथ चुनाव को लड़ेंगे। हमारी रणनीति है वो चंपावत के चुनाव के दृष्टिकोण जो हमने वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं बूथ पर, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस भाव के साथ जो हमने कार्यक्रम दिए वही रचना में बनाने वाले हैं। और यहाँ तो चंद्र रामदास जी के काम का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। बहुत बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी का चेहरा बेनकाब होगा, ये कहना है कांग्रेस के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी का। मथुरा दत्त ने कहा है कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से परेशान जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी। उपचुनाव कांग्रेस के लिए बड़ा इम्तिहान है और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में इसमें कामयाबी हासिल यहां पर किया जाएगा। बागेश्वर में भारतीय जनता पार्टी को अंकिता भंडारी हत्याकांड में का वीआईपी कौन, उसका जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता का जवाब देना पड़ेगा। और अग्निवीर किस तरीके से उत्तराखंड के नौजवानों के हितों से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका जवाब देना पड़ेगा। पेपर लीक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्यों, उसका जवाब देना पड़ेगा। खनन व्यवसायियों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री के कार्यालय से किस तरीके से पत्र जारी होते हैं, उसका जवाब देना पड़ेगा। इन सब बातों का जवाब उनको बागेश्वर में भाजपा को देना पड़ेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस का ये बहुत बड़ा बद्रीनाथ में विस्थापन नीति को स्पष्ट किए जाने की मांग को लेकर मास्टर प्लान संघर्ष समिति और स्थानीय व्यापारियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस ने भी पुरोहितों और व्यापारियों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि बद्रीनाथ धाम के पुरोहित और हक हुकूकधारी लंबे समय से सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय निवासियों को बिना कोई नोटिस दिए वहां से हटाया जा रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने ये बताया है कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा धर्म नगरी में आजीविका चलाने वाले लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। बद्रीनाथ में बद्रीनाथ मास्टर प्लान महायोजना के तहत विस्थापना का कार्य किया जा रहा है। इस पर कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहां बीते कई वर्षों से छोटे मोटे व्यापार करने वाले जो व्यापारी अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं, उन्हें उजाड़कर केंद्र और सरकार ने यह साबित कर दिया है कि सरकार धर्म विरोधी कार्य कर रही है। हाथ है उन धर्म के रक्षकों को जो लगातार बद्रीनाथ में पूजा अर्चना करके समाज की सेवा कर रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे। उनको कभी सपनों में भी ऐसा नहीं लगा कि उनके साथ जो धर्म का झंडा बरदार अपने आप को कहती है, वो पार्टी इतना बड़ा उनकी पीठ पे छुरा भोंकेगी। आज 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया तीर्थ पुरोहित और व्यापार संघ के लोग वहाँ पर धरना कर रहे हैं और अब तो उन्होंने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। हमारे नेता वहाँ जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्ग आगे बढ़ते हैं। पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में जोगियाना मोहन चट्टी इलाके में बीती 14 अगस्त की रात को रिजॉर्ट में भूस्खलन हो गया था। भूस्खलन के साथ आए मलबे में 5 लोग दब गए थे, जिनको बचाने के लिए बीते 2 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। रेस्क्यू टीम ने 3 शवों को तो मंगलवार रात ही बरामद कर लिया था, लेकिन 2 लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। उन्हें बचाया नहीं जा सका और बुधवार को उनके शव बरामद हुए हैं। मृतकों की पहचान कमल वर्मा, निशान वर्मा, विशाल निशांत वर्मा और निर्मित वर्मा निवासी जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा के रूप में हुई है। वहीं आपको ये बता दें कि 13 और 14 अगस्त को उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश हुई थी, जिससे ऋषिकेश के आसपास के इलाकों में काफ़ी तबाही हुई थी। ऋषिकेश के पास ही पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में नाइट इन पैराडाइज रिजॉर्ट ढह गया था, जिसमें कुल 6 लोग दब गए थे। वहीं मध्य महेश्वर घाटी में अतिवृष्टि के कारण
आपको ये बता दें कि पैदल मार्ग को जोड़ने वाला पुल और मार्ग का कुछ हिस्सा बहने से वहां पर गए यात्रियों के फंसे होने की सूचना पर एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पहले उफनती नदी को पार कर रोप बेस बनाया। उसके बाद रोप रिवर क्रॉसिंग मेथड का प्रयोग करते हुए एक एक कर वहां फंसे कुल 103 लोगों को सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। रेस्क्यू किए गए यात्रियों में कई यात्री दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और नेपाल से भी हैं। ये उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला होमगार्ड की भर्ती निकाली गई है, जिसमें 10 जिलों में भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। वहीं आपको बता दें कि इसी के चलते नैनीताल जिले को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाने पर महिला अभ्यर्थियों ने कालाडूंगी तहसील में उप जिलाधिकारी रेखा कोहली के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। महिला अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि ज्ञापन द्वारा उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से महिला होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में नैनीताल जिले को शामिल किए जाने की मांग की है। ज्ञापन लेके इनका ये कहना था कि हमारे जो अन्य जनपदों में होमगार्ड्स की भर्ती निकली है और हमारे नैनीताल जनपद में होमगार्ड की भर्ती नहीं आई है। तो मेरे द्वारा इनका ज्ञापन दिया गया है और संबंधित विभाग को भेजा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, वहाँ पर प्रेषित किया जाए। मुख्यमंत्री जी को उप जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन देने आए हैं होमगार्ड भर्ती संबंध में। हमारी मांग सिर्फ इतनी है, सबसे पहले तो हमारे जिले को होमगार्ड भर्ती से वंचित किया गया है। फिर बाकी जो 10 जिलों में भर्ती आई हुई है उसमें हमें आवेदन करने से भी वंचित किया जा रहा है। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिन 10 जिलों में भर्ती आई हुई है हमें उसमें आवेदन करने से वंचित ना किया जाए। मसूरी में पर्यटक और स्थानीय लोगों के बीच गाड़ी हटाए जाने को लेकर जमकर विवाद हो गया। पर्यटक द्वारा स्थानीय लोगों के साथ मारपीट भी की गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मसूरी पुलिस से कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों को ही धमकाने की बात सामने आई है। ऐसे में नाराज लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 707A पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों द्वारा गांधी चौक पुलिस चौकी इंचार्ज शोएब अली को सस्पेंड करने की मांग भी की है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगने के बाद सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने गांधी चौक पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ भी की है। वहीं सूचना मिलने के बाद मसूरी कोतवाल मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को कोतवाली लेकर आए। 1 घंटे से लगे जाम को बड़ी मुश्किल से खुलवाया गया, जिसके बाद राहगीरों ने राहत की सांस ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।